अजमेर में भड़काऊ नारे लगाने के मामले में गिरफ्तार गौहर चिश्ती को कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। इसके साथ ही गौहर चिश्ती के साथी और हैदराबाद में गौहर को अपने घर में पनाह देने वाले मुनव्वर को कोर्ट ने जमानत दे दी है। पुलिस गौहर चिश्ती से पूछताछ करेगी। उम्मीद ये की जा रही है कि पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो गौहर चिश्ती को 7 दिन की रिमांड दी गई है। अजमेर दरगाह का खादिम है गौहर, जो कि फरार चल रहा था, उसे गिरफ्तार किया गया और उस पर भड़काऊ बयान देने का आरोप है। हैदराबाद से उसकी गिरफ्तारी हुई है। गौहर चिश्ती पर अब पुलिस का शिकंजा पूरी तरह से कस गया है, जिसे अजमेर पुलिस ने एक रोज पहले ही हैदराबाद से गिरफ्तार किया था और फिर उसे लेकर पुलिस की टीम अजमेर पहुंच गई। इसके बाद गौहर चिश्ती और उसके साथ हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए मुनव्वर नाम के एक दूसरे आदमी को क्रिश्चियनगंज थाने लाया गया। पुलिस के मुताबिक राजस्थान से भागकर हैदराबाद गया गौहर चिश्ती मुनव्वर के घर में ही छिपकर रह रहा था। 11 तारीख को अजमेर पुलिस गई और उसको भेष बदल कर गई अजमेर पुलिस, क्योंकि लगातार वो चकमा दे रहा था। अजमेर पुलिस ने यह भी बताया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए गौहर चिश्ती ने अपना भेष भी बदल दिया था, लेकिन खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने हैदराबाद में गौहर चिश्ती का ठिकाना ढूंढ लिया और फिर एक रोज पहले शाम को वहां धावा बोल दिया। लेकिन अजमेर पुलिस के मुताबिक भड़काऊ नारेबाजी के आरोपी गौहर चिश्ती ने गिरफ्तारी से बचने के लिए उसकी टीम पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उसे जल्द ही काबू में करने के बाद पकड़ लिया, जिस पर 17 जून को अजमेर में नुपुर शर्मा के खिलाफ हुए एक प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ नारेबाजी करने का आरोप है। इसके बाद 23 जून को गौहर चिश्ती के खिलाफ अजमेर में मामला दर्ज किया गया। बताया गया कि केस दर्ज होने के बाद ही गौहर चिश्ती हैदराबाद भाग गया था। गौहर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दावा किया कि उसका पीएफआई से भी कनेक्शन है। इसके साथ ही गौहर चिश्ती के तार और किन संगठनों से जुड़े थे, इसकी भी तफ्तीश की जा रही है। ये मामला बेहद संगीन है और पुलिस है वो हर एंगल से जांच करेगी। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक देश भर में नुपुर शर्मा के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के पीछे पीएफआई से जुड़े राजनीतिक संगठन एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का हाथ है। एसडीपीआई को पीएफआई का ही एक दूसरा चेहरा माना जाता है और कहा जाता है कि इस संगठन के सदस्य भी देश के कोने कोने में फैले हुए हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक एसडीपीआई भी देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में पीएफआई का पूरा साथ देती है और दावा किया गया कि गौहर चिश्ती भी इसी संगठन से जुड़ा था। इसके साथ ही गौहर चिश्ती का कनेक्शन कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपियों रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद के साथ भी मिला है। कन्हैया लाल हत्याकांड की जांच के दौरान ये सामने आया कि रियाज और गौस की पाकिस्तान के 18 नंबरों पर बात हुई थी। जब इन 18 नंबरों को खंगाला गया तो जांच का दायरा 300 लोगों तक पहुंच गया। इसके बाद पता चला कि कुल 2500 लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान की संस्था दावत इस्लामी के लिए काम कर रहे थे। सूत्रों का दावा है कि एसडीपीआई ने दावत इस्लामी से जुड़े इन्हीं लोगों का इस्तेमाल नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन और भड़काऊ नारेबाजी में किया था। पटना में एसडीपीआई के दफ्तर पर छापा पड़ा। पटना पुलिस ने पीएफआई से जुड़े संगठन एसडीपीआई के दफ्तर पर छापा मारा और वहां से काफी विवादास्पद दस्तावेज बरामद किए। साथ ही ये भी जानकारी हाथ लगी कि अब तक इस संगठन ने कब कब बैठक की और कौन कौन इसके सदस्य बने। दिल्ली के कनॉट प्लेस में अलका नाम के होटल में आग लग गई, जिससे एक आदमी घायल हो गया। यूपी के बरेली में कुछ पुलिस वालों पर आरएसएस नेता को बंधक बनाकर पीटने का आरोप लगा। इसके बाद 8 पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें 2 दारोगा भी शामिल हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, पीएफआई मामले में एटीएस ने अब तक कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और इन 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया गया। पुलिस और एटीएस ने अब तक अतहर परवेज, जलालुद्दीन, अरमान मलिक, मरगूब अहमद, दानिश को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि दानिश ने पूछताछ में कबूल किया है कि वो गजवाए हिंद से जुड़ा हुआ है और उसका सक्रिय सदस्य भी है। गजवाए हिंद ग्रुप में अगले साल से यानी 2023 से डायरेक्ट जिहाद छेड़ने की बात की गई और इस चैट में कहा गया कि खिलाफत का ऐलान यहाँ के इंडियन मुस्लिम करेंगे। इस वाले मामले में 1 गिरफ्तारी हुई है और कल वाले मामले में 3 गिरफ्तारियां हैं। इसमें हो सकता है कि इंटरनेशनल लिंक्स भी हों और होंगे भी, क्योंकि इसमें जो ग्रुप के सदस्य हैं बांग्लादेश के भी हैं, यमन के भी हैं और अन्य देशों के भी हैं। तो इसलिए हम लोग जो मनी ट्रेल का और मनी लिंक्स का जो है उसके लिए हम लोग अलग से अनुसंधान करने के लिए प्रवर्तन निर्देशालय को अनुरोध करेंगे। और अब आपको बताते हैं पीएफआई मामले में गिरफ्तार किए गए मरगूब अहमद दानिश का पाकिस्तान कनेक्शन आखिर है क्या। आपको बता दें कि गिरफ्तार दानिश गजवाए हिंद का सक्रिय सदस्य है, जो साल 2016 से गजवाए हिंद के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ही पाकिस्तान के फैजान से लगातार संपर्क में भी रहा है। फैजान कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का अहम सदस्य है।
साल 2017 से 2019 तक कश्मीर में गजवाए हिंद का कमांडर मूसा था। 2019 में मूसा के मारे जाने पर दानिश कई महीनों तक गजवाए हिंद का कमांडर बना रहा। इस बीच पीएफआई मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, पीएफआई के तार मधुबनी से भी जुड़ रहे हैं। 2016 में पहली बार पीएफआई के सदस्य तौसीफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तौसीफ पर भारत विरोधी और पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगवाने का आरोप लगा था। मधुबनी से भी अब इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो पीएफआई के खिलाफ लगातार जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। अब आपको बताते हैं कि पीएफआई का ये मधुबनी कनेक्शन आखिर है क्या। दरअसल आपको बता दें कि साल 2016 में पीएफआई सदस्य तौसीफ की गिरफ्तारी हुई थी। बिहार के मधुबनी से जांच एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार किया था। तौसीफ पर भारत विरोधी और पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी का आरोप लगा था। साल 2016 में तौसीफ पीएफआई का सबसे बड़ा चेहरा था। तौसीफ फुलवारी शरीफ में पीएफआई के कैंप में महीनों तक रहा था। फिलहाल तौसीफ जमानत पर जेल से बाहर है। तौसीफ मधुबनी जिले के मक्किया गांव का रहने वाला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता किया। इसके तहत देश भर में उभरती खेल प्रतिभाओं को खोजने और फिर उन्हें ट्रेनिंग देने का काम किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत महिला खिलाड़ियों पर खास ध्यान रहेगा। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय बजरंग दल नाम के संगठन ने राज्य के 2 मंदिरों में हमले का आरोप लगाया और जम्मू में प्रदर्शन किया। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में भी विराट कोहली के नाकाम रहने पर रोहित शर्मा ने उनका बचाव किया। साथ ही जल्द कोहली के फॉर्म में लौटने की उम्मीद जताई। अपनी ही मालकिन की हत्या करने वाला पिटबुल कुत्ता पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त से एक जेल जैसे कमरे में बंद है, लेकिन उसने एक बार भी नगर निगम के किसी कर्मचारी या डॉक्टर पर गुस्सा तक नहीं दिखाया। इसीलिए अब लखनऊ नगर निगम की टीम के लिए इस कुत्ते का बर्ताव एक पहेली बना हुआ है। लखनऊ नगर निगम ने ब्राउनी नाम के इस पिटबुल कुत्ते को 14 दिन की नैतिक हिरासत में रखा है। कुत्तों को रखने के सबसे बड़े कमरे में ब्राउनी को रखा गया है। कमरे का साइज है 10 फीट बाय 15 फीट, लेकिन इस लंबे चौड़े कमरे में न तो उसका मालिक अमित त्रिपाठी है और न ही उसका कोई और जानकार। इसीलिए नगर निगम भी कोई खतरा मोल लेने के मूड में नहीं है। बिना इजाजत किसी को ब्राउनी के पास जाने नहीं दिया जा रहा। ये वो कारागार है जिसमें के अंदर पिटबुल है और यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है डू नॉट ओपन गेट विदाउट परमिशन। हालांकि हिरासत में आने के बाद से ही ब्राउनी एक कोने में गुमसुम सा बैठा रहा। पिटबुल है, पिटबुल हमेशा से इसी तरीके से जब से इसको कारागार में लाया गया है वो इसी तरीके से एक कोने में बैठा हुआ है। नगर निगम के लिए पहेली ये है कि उनकी हिरासत में शांत दिख रहे कुत्ते ने अपनी ही मालकिन की जान कैसे ले ली। मंगलवार को जिस वक्त ब्राउनी ने अपनी मालकिन की हत्या की, उस वक्त अमित त्रिपाठी घर पर नहीं थे। पिटबुल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि दे आर वन मैन डॉग, कि वो एक ही व्यक्ति को अपना मास्टर समझते हैं और उन्हीं के आदेशों का पालन करते हैं। अब नगर निगम की टीम अगले 14 दिन तक ब्राउनी के बर्ताव पर नजर रखेगी, क्योंकि ये कहानी अब तक हर किसी के लिए पहेली बनी हुई है कि आखिर कोई पालतू कुत्ता अपनी मालकिन की हत्या कैसे कर सकता है। ऊपर से लखनऊ के कैसरबाग इलाके के लोगों के लिए बीते मंगलवार का दिन बेहद खौफनाक रहा, जब उन्होंने 82 साल की हंसमुख महिला को अपने बीच से खो दिया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ब्राउनी ने रिटायर्ड टीचर सुशीला त्रिपाठी पर हमला किया, उस वक्त अमित त्रिपाठी घर पर नहीं थे। अमित उस वक्त जिम में वर्कआउट के लिए गए हुए थे। जिस टाइम ये घटना हुई उस टाइम अमित त्रिपाठी जो पिटबुल से ज़्यादा लगाव रखते थे उस टाइम घर पे नहीं थे, उस टाइम जिम ट्रेनिंग पे गए हुए थे। पड़ोसियों का दावा है कि अमित के घर से अचानक उसकी मां सुशीला की चीखों की आवाजें आने लगी। घर में मौजूद ब्राउनी को किस बात पर गुस्सा आया कोई नहीं जानता, लेकिन उस दिन वो अपनी ही मालकिन पर टूट पड़ा। उसने उनके पेट को नोचना शुरू किया। घर अंदर से बंद था, लेकिन चीखें घर के बाहर पहुंच रही थी। पड़ोसियों ने अंदर आने की कोशिश भी की, लेकिन घर बंद था। बाद में कुछ पड़ोसी दीवार फांदकर घर में पहुंचे। उन्होंने कुछ ईंटें भी ब्राउनी पर मारी, लेकिन कुत्ते पर ऐसा खून सवार था कि वो अपनी मालकिन को नोचता रहा। इसलिए जो लोग उस खौफनाक घटना के गवाह बने वो इसे कभी भूल नहीं सकते।